और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, सुप्रभात। कल की अगर हम बात करें तो कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मामलों पर खुलकर भारत का पक्ष रखा, कई मामलों पर खरी खरी सुनाई। आज की अगर बात की जाए तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आज का क्या कुछ है एजेंडा? देखिए, आज भी हो सकता है एस जयशंकर कुछ खरी खरी सुनाएंगे। आज भी उनका कार्यक्रम है और आज भी वो वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बोलेंगे, राजनीति के बारे में बोलेंगे, दुनिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में बोलेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज भी वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे दुनिया को अपना एक रिफ्लेक्शन मिलेगा पिछले 80 सालों में, 90 सालों में जो दुनिया में हुआ है। कल भी एक उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही थी सोहेला कि वर्ल्ड का 80 साल में पिछले दिनों जो भी हुआ है दुनिया में, उसकी एक ऑडिट होनी चाहिए कि किस तरीके से दुनिया में कुछ खास देश जो है वो दुनिया के अन्य देशों पर किस तरीके से कर रहे थे। तो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कल, और आज मुझे लगता है कि उसके एक्सटेंशन में और ख़ास करके आज जो दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों के बारे में उनका बयान होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड ऑर्डर पे बोल रहे हैं। दूसरी बात, एक लैटिन अमेरिका के मामले पे जो MOS है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, पवित्रा मार्गारीटा, वो भी लैटिन अमेरिका के महत्व के बारे में भारत किस तरह से उनके साथ इंगेज हो रहा है। और निश्चित तौर पे जब लैटिन अमेरिका की बात होगी तो लैटिन अमेरिका के कई देशों पे प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, तो संभवतः लैटिन अमेरिका की उस सभी स्थिति के बारे में पवित्रा मार्गारीटा बोलेंगे। इसके अलावा जो 3 और महत्वपूर्ण सेशन है वो रक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो पूरे जो डिफेंस स्टाफ है वो बोलेंगे। और एक सत्र में हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वो बोलेंगे, और एक और सत्र में नेवी चीफ है वो बोलेंगे। तो एक कह सकते हैं कि रक्षा के मामले पे भी 3 महत्वपूर्ण सत्र हैं, जिसमें कि दुनिया के जो कई महत्वपूर्ण देश हैं, खास करके अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो एशिया इंडो पैसिफिक के देश हैं, उनके जो कमांडर्स हैं या उनके जो एशिया पैसिफिक के जो प्रमुख जो अधिकारी हैं, वो सारे भाग ले रहे हैं। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण सेशन इस बात पे होनी है कि किस तरीके से दुनिया में जो कह सकते हैं किस तरीके से दुनिया में अभी परिवर्तन की जरूरत है। जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर भी कई चर्चाएं होनी है आज। तो एक तरह से कहे कि आज जो कंक्लूडिंग सेशन है, उस कंक्लूडिंग सेशन में पिछले 2 दिनों का सार, 3 दिनों का कह सकते हैं, पिछले 3 दिनों का सार भी सामने आएगा, और कई ऐसे जो जो मीडिया के ग्लेयर से बाहर है उनमें भी चर्चा होनी है, जिसमें कि जयशंकर फिर से एक बार भाग लेंगे। तो आज का दिन जो है वो एक कंक्लूडिंग जो दिन है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। और निश्चित तौर पे जब इतने बड़ी संख्या में 125 देशों के तकरीबन 4000 के करीब प्रतिनिधि आए हुए हैं, विभिन्न जो अकेडमिक के हैं, वो चाहे तो स्ट्रेटेजिशियन है, मंत्री हैं, 20 विदेश मंत्री आए हैं, कई उप विदेश मंत्री आए हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी आए थे। तो आज कह सकते हैं कि बिल्कुल अखिलेश, देखिए आज का दिन तो बहुत खास रहने वाला है, और ये जो रायसीना डायलॉग है ये एक बेहद महत्वपूर्ण समय में हो रहा है, एक ऐसे समय में हो रहा है जब कल ही ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। ऐसे में यहाँ पर यूक्रेन के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रायसीना डायलॉग से निकल कर आ रही हैं? देखिए, रायसीना डायलॉग में अभी रायसीना डायलॉग शुरू भी हो चुका है, और एक सत्र था इस पे कि ईस्ट और जो पूरे जो यूरोपियन स्थिति है, यूरोपियन यूनियन और राइज ऑफ साउथ के बारे में एक चर्चा है, जिसमें कि अभी जो रशियन जो प्रतिनिधि थे, रशियन प्रतिनिधि का कहना था कि जो कल जो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है, जो कि पिछले 3 सालों से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। जो भी बातचीत के अवसर भी आए तो काफ़ी सतही तौर पे कोई सीरियस प्रयास नहीं था। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से काफ़ी सीरियस प्रयास है, और पुतिन भी सीरियसली उसमें भाग ले रहे हैं। जो प्रतिक्रिया आ रही है उक्रेनियन लोगों से, तो उक्रेनियन लोगों को अभी भी संदेह है। उक्रेनियन लोगों का कहना है कि पुतिन के इरादे जो है अभी भी नेक नहीं कहे जा सकते। पुतिन जो शर्तें रख रहे हैं वो शर्तें अभी भी मान नहीं सकता, क्योंकि पुतिन की एक शर्त में यह भी है कि वो जो रिकॉग्नाइज करे जो रशियन जो अधिकार में आ गए हैं जो यूक्रेन के क्षेत्र, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूक्रेन के लोग तैयार नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कल थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम उस क्षेत्र को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो यूक्रेन का है, लेकिन जो रशिया के कब्जे में है। यूक्रेन के लोगों को इस बात का भी संदेह रहता है कि
कहीं पुतिन इसको और आगे बढ़ा के और कीव पे भी कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, खबरें जो आज दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में जो बातचीत हो रही है, उससे लगता है कि जो 30 दिनों का ये जो युद्ध विराम होगा, उस युद्ध विराम में पुतिन की शर्तें जो है वो पुतिन की शर्तें भी कुछ हद तक मानी जाएंगी, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि आप जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ पुतिन को पर भी बंदिशें हैं, और अभी यूक्रेन पे क्या क्या करना है ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, वो अभी दिखा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर यूक्रेन को भी कुछ सहूलियतें देनी पड़ेगी। लेकिन जो खास बात यह है कि जो सैनिकों का आदान प्रदान है, आज 175 सैनिकों का आदान प्रदान होना है, जिसमें कि यूक्रेन के कुछ जो बहुत ही घायल सैनिक हैं उन्हें भी लौटाया जाएगा रशिया की और तरफ अखिलेश देखिए, आज चूंकि आखिरी दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, और इस पूरे रायसीना डायलॉग में देखा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ, बातचीत हुई। जो डेलीगेट्स यहाँ आए हैं, क्या कुछ मैसेज लेकर जाएंगे? देखिए, ये जो रायसीना डायलॉग है 10वां संस्करण है रायसीना डायलॉग का, और मैं कई ऐसे जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिला जो कि 7-8 रायसीना डायलॉग में आ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि रायसीना डायलॉग बहुत ही हम्बुल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से शुरू हुआ था, और रायसीना डायलॉग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फोरम बन के उभरा है। और इस फोरम में दुनिया के तकरीबन सारे जो कॉन्टिनेंट हैं हमारे, उस सारे कॉन्टिनेंट के लोग उपस्थित रहते हैं, तकरीबन सभी पेशे के लोग उपस्थित रहते हैं। और इसका एक जो खास पहलू ये है कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। आमतौर पे इस तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का अवसर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं मिल पाता है। तो उस लिहाज से कहें कि जो संदेश है काफ़ी अच्छा है। और मैंने कई प्रतिनिधियों से मांगा कि क्या पूछा कि रायसीना डायलॉग के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रायसीना डायलॉग एक बहुत ही अच्छा मंच है, जिसमें कि ग्लोबल साउथ का जो है सबसे बड़ा देश इसको आयोजित करता है, और निश्चित तौर पे इससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी समझने में जो विकसित देश है उनको मदद मिलती है, और उन्हें किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, यह भी संदेश उनके जहन में भी जाएगा कि ग्लोबल साउथ अब बहुत ही कोई फीमेल छोटा वॉइस, बहुत ही कम बोलने वाला वॉइस नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ बढ़ रही है। तो बहुत ही अच्छा संदेश लेकर मुझे लगता है कि जाएगा, और इसका फॉलोअप होगा सभी देशों में। जी चलिए अखिलेश, आप अपनी